Unacademy. Let's crack it. हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉस इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, कभी कभार कुछ संवेदनशील मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर ना बोला जाए तो ठीक रहता है, लेकिन कई बार हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि हम किसी टॉपिक के अंदर किस मुद्दे को ढूंढ रहे हैं। आज मणिपुर, जो कि हमारे भारत का एक उत्तर पूर्व का एक राज्य है, जिसके अंदर जनसंख्या कोई 5-10 लाख नहीं, तकरीबन 28 से 30 लाख, अप्रोक्सली 28 से 30 लाख की जनसंख्या वाला एक राज्य। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मणिपुर जो आज हिंसा की आग के अंदर जल रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। 1993 के अंदर भी इस तरह की हिंसा मणिपुर में पहले भी हो रखी है, और उस समय का कारण और आज की हिंसा का कारण कहीं न कहीं जो है मेल भी खाता है। तो वो कौन कौन से मेन रीजन है जिसके कारण देश के ऐसे राज्य के अंदर शूट एट साइट का ऑर्डर पास कर दिया गया, मतलब जहां पे आपको उपद्रव करने वाले, हिंसा करने वाले लोग दिखाई दे तो सेना को छूट दे रही कि आप उनको गोली मार सकते हो। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही सख्त जो है निर्णय है जो होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 355 के बारे में हम अक्सर पढ़ते तो हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कभी हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। और आज मणिपुर में जो हो रहा है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355 का ही एक एग्जाम्पल है। वैसे तो कहते हैं ना कि कोई भी आग जो है, जब भी कोई धुआं उठता है तो इसका मतलब कहीं की आग होती है तब धुआं उठ रहा है। लेकिन यहां पर क्या सिर्फ आरक्षण ही एकमात्र जिम्मेदार कारण है मणिपुर की हिंसा के पीछे? तो आइए जरा इस विषय पर पूरी डिटेल के अंदर बातचीत है जो करता है। जो मैंने संक्षिप्त रिसर्च की है, मेरे जो लिमिटेड नॉलेज के अनुसार जो मैंने इधर उधर के ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को आज की इस क्लास के अंदर 6 से 7 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो कि जिम्मेदार है मणिपुर की वर्तमान परिस्थिति के लिए। और यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि जब कभी कोई समझदार या रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन कोई ऐसी संवेदनशील बात कहता है तो इस तरह की चीजें होना अपने आप में क्यों लाजमी हो जाता है। तो इसका रीजन भी आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। दो ऐसी जातियां, एक है मैतेई और दूसरा है कुकी। एक मैतेई समुदाय जिसकी आबादी लगभग 55% 55% है मणिपुर के अंदर, यानी कि उसकी अगर 30 लाख एक जनसंख्या का फिगर हम माने तो 15 लाख से ज्यादा जो वहां की जनसंख्या के लोग हैं वो मैतेई समुदाय के हैं। तो मैतेई समुदाय है, ये एसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आता। कह सकते हैं कि हमारे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, शेड्यूल 6 जो है, वो कंसर्न रहता है। तो ये मैतेई समुदाय एसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आता। एसटी कैटेगरी के लोगों को एक प्रिविलेज होता है कि उनकी अगर कोई संपत्ति है, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो नॉन एसटी मेंबर को एब्सोल्यूट तरीके से सेल नहीं कर सकते। तो अब हुआ ये कि मैतेई समुदाय जो है, जो कि पहाड़ी इलाके में है, पहाड़ी इलाकों से वो मैदानी इलाकों में आना चाहता है और मैदानी इलाकों में अपनी जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन जो प्रावधान है वो बीच में आ रहा है कि एसटी की जमीन आप खरीद नहीं सकते। एसटी की जमीन जो है एसटी समुदाय विशेष का व्यक्ति ही खरीद सकता है। तो मैतेई समुदाय बहुत लंबे समय से एक मांग कर रहा है, एक डिमांड कर रहा है कि मैतेई समुदाय को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और ये मांग मणिपुर हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था ना कि समझदार संस्थान भी अगर कभी कोई ऐसी बात कह दे जो संवेदनशील हो तो वो हिंसा का कारण बन सकती है। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को एक डायरेक्शन दिया वहां की राज्य सरकार को और उनसे कहा कि भाई आप जो है इस मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी के अंदर कंसीडर करने का प्रस्ताव जो है एक बार वापस पुनर्विचार करें इसके ऊपर। अब मणिपुर हाईकोर्ट का यह बात कहना था और उसके चंद दिनों बाद में
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल से तकरीबन कुछ 60-65 किलोमीटर दूर एक एरिया पे कुछ छात्र संघ की जो है एक क्या होती है, रैली होती है, मीटिंग टाइप होती है। इसके विरोध में स्वाभाविक है कि ये जो छात्र हैं ये मेतेई समुदाय के नहीं है, ये दूसरे कुकी या अन्य समुदाय के हैं। जो छात्र हैं उनकी एक मीटिंग इस तरह से होती है और तथाकथित ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रैली हुई थी, ये जो इस तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हीं के बीच में हिंसा की झड़प है जो शुरू हो गई थी। ठीक, तो कहीं न कहीं मणिपुर हाईकोर्ट का इस तरीके से कहना कि भाई इनको एसटी में जोड़ा जाए, ये एक रीजन भी हमारे लिए क्या होता है, हिंसा के पीछे संबंधित हो रहा है। और दूसरा एक कारण यहां पर क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो अब चूंकि एसटी में जाएंगे तो वो उस आरक्षण की कैटेगरी में आ जाएंगे और वहां से फिर वो मैदानी इलाकों के अंदर जमीनें खरीद पाएंगे। अब मेतेई समुदाय का ये कहना है कि भाई ये जो कुकी समुदाय है या जो अन्य जनजातियां हैं, ये क्या कर सकती है, ये पहाड़ी इलाके में जमीन खरीद सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जब मैदानी इलाके में जा रहे हैं तो हमको मना कर दिया जाता है। तो मतलब हमारे ही देश से जो है हमको इस तरीके से जो है बाहर निकाला जा रहा है। आपको ध्यान होगा एनसीआर का एक विवाद है जो भारत के अंदर छिड़ा था, है ना, जहां पे आपकी न्यू सिटीजनशिप एक्ट के संबंध में बात आई थी। और मेतेई समुदाय की यह भी डिमांड है कि क्या किया जाए कि ये जो एनसीआर है इसके तहत जनगणना वापस कराई जाए और जो लोग रिफ्यूजी हैं उनको मणिपुर राज्य से बाहर निकाला जाए। तो कहीं न कहीं ये लड़ाई जो है ना, ये अस्तित्व की लड़ाई के आसपास भी है जो घूम जाती है। अब मैं आपको वो मुख्य 6 कारण बताना चाहता हूं जिसके कारण कहीं न कहीं ये खूनी संघर्ष, बिल्कुल इस संघर्ष को अगर खूनी संघर्ष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति यहां पर नहीं होगी। तो उनमें से सबसे पहला जो मुख्य कारण मुझे लगा वो ये है कि मणिपुर के अंदर टोटल 16 जिले हैं और 16 जिलों में से इनकी जो 10% एरिया है वो है मैदानी एरिया, जिसको अपन वैली कह सकते हैं, और बाकी 90% पहाड़ी एरिया। तो अब 10% जो ये मैदानी एरिया है, यहां पर लगभग 53% मेतेई समुदाय का लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या है वो इन 10% एरिया के अंदर है जो रह रहा है। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ में इनका 90% एरिया जो है वो कहां पर है, जिसमें सिर्फ 42% कुकी वगैरह समुदाय के लोग। यानी कि ये जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है और पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर वो मैच नहीं खा रही है ना। जितने जनसंख्या है उस अनुपात के अंदर इनके पास में वहां पर रहने की जमीन वगैरह नहीं है। पहला कारण जमीन को लेकर मामला, जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर मामला। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि मेतेई समुदाय 1970 के बाद से जितने रिफ्यूजी मणिपुर में, इसको लेकर हमेशा से विरोध करता रहा है। तो जैसे ही एनसीआर आया तो मेतेई समाज ने डिमांड कर दी कि एनसीआर मणिपुर के अंदर क्या है, लागू है, जो किया जाए। तीसरा जो मामला है वही जमीन से जुड़ा हुआ मामला कि भाई एसटी का जमीन है, एसटी नहीं कह सकता, तो आप हमको भी शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इन्वॉल्व कर दो। आप शेड्यूल्ड ट्राइब में इन्वॉल्व करेंगे तो उनको जमीन का भी बेनिफिट मिलेगा, दूसरे भी बेनिफिट है जो मिलेंगे। चौथा एक रीजन ये कि इसके बीच में मेतेई कुकी समुदाय के बीच में पहले से ही खूब सारी हिंसा लड़ाइयां होती रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, ये तो इस मामले ने इतना बड़ा तुल पकड़ लिया और ये मामला इतना बड़े लेवल पे चला गया, या कहीं कि आप कह सकते हैं कि मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा जब इस तरह की डिमांड चली गई या डायरेक्शन चला गया तो ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा जो है आगे बढ़ गया। क्योंकि वहां के जो गैर मेतेई समुदाय के लोग थे उनको इस बात का डाउट होने लग गया कि भाई अगर मेतेई को डाल दिया फिर तो सारा का सारा मामला जो भी है वो इन्हीं को बेनिफिट मिलने वाला है ना। और एक और रीजन भी है जिसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है कि जो गैर मेतेई लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार जो भी फैसले लेती है तो उसके अंदर मेतेई समुदाय का वो पक्ष ज्यादा कंसिडर करती है, उनका मतलब उनके साथ पक्षपात होता है मेतेई समुदाय के फेवर में। इसको लेकर भी नाराजगी है और स्वाभाविक भी है कि अगर आप सोचेंगे कि अगर कोई राज्य सरकार बनती तो उसमें वोट बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वोट बैंक के लिए जनसंख्या का अनुपात बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जब मणिपुर के अंदर 30 लाख में से 16 लाख की आबादी मेतेई समुदाय की है तो सरकार जो है उन मतदाताओं के, उन वोटर्स के फेवर में कहीं कहीं ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा तो बायसनेस है जो दिखाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जो है राज्य अपने देश में क्या विश्व पटल पर भी ऐसी चीजें होती रहती हैं क्योंकि वोटर्स के अकॉर्डिंग जो है निर्णय कहीं कहीं लिए जाते हैं। हमने भारत के इतिहास के अंदर भी है जो देखा है ये चीज। और दूसरा और छठा सबसे कारण है वो ये है कि कुकी और जोमी, अब इसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है कि ये लोग जो हैं मणिपुर के नेटिव नहीं है, ये लोग बाहर से आके जो यहां पर सेटल है जो हो रखे हैं। यानी कि इस विवाद की जड़ें नंबर 1 आरक्षण से कनेक्ट हो रही है, नंबर 2 मणिपुर
हाई कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया उससे कनेक्ट हो रही है। नंबर 3 ये जो एसटी कैटेगरी वाला की जमीन खरीद का मामला, इससे कनेक्ट है जो हो रही है। नंबर 4 रिफ्यूजी के मामले से कनेक्ट है जो हो रही है। और नंबर 5 कहीं कहीं जो है इनका जातिगत जो पुराना जो कहते हैं ना पुराने दंश जो है उसके लिए भी कनेक्ट जो हो रही है। तो ये सारे कारण था मणिपुर हिंसा के पीछे। जाने अनजाने किसी तथ्य के बारे में अगर कोई जानकारी आपको आहत करती है तो उसका ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं वो इस हिंसा के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि कहीं न कहीं जो है आपको करंट अपडेट के साथ में चलते रहना जरूरी है, और खासकर तब जब आप इसको अपनी पढ़ाई से लिंक कर सकें। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल रिसर्च, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।